बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये समझता हूँ कि सोमवार को 3 जून को जो मैच सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है वो पाकिस्तान की मौजूदा हालात का सबसे बड़ा मैच है। मैच इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ भी बात इमरान खान की आती है तो लफ्ज़ कप्तान आता है और क्रिकेट की टर्म्स आती हैं। और इमरान खान ने खुद कहा था कि 30 मई को मेरा बहुत बड़ा मैच है सुप्रीम कोर्ट में। 30 मई को तो काजी फाइज़ साहब ने वो लाइव नहीं किया था, लेकिन 3 जून वाला केस जो है उसके वो यकीनन वो लाइव होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो 3 जून है वो रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। इससे पहले जो रेटिंग का रिकॉर्ड है वो है जब पीटीआई का बल्ले का केस था, वो रिकॉर्ड है, उससे ज़्यादा रेटिंग नहीं आई। लेकिन ये मैच जो 3 जून का है ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। 3 जून को होगा क्या? देखें, 3 जून इसलिए अहम है कि 3 जून को फुल कोर्ट बैठकर वो केस सुन रहा है जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, जिसका माजी भी बड़ा खौफनाक है और जिसका मुस्तकबिल भी बड़ा एक अजीबो गरीब है। यानी ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ, क्योंकि काजी फाइज़ ईसा साहब ने ही बल्ले का निशान पीटीआई से छीना और टेक्निकल बुनियादों पे छीना, इलेक्शन एक्ट और रूल्स की बुनियाद पे छीना, आइन को नहीं देखा। और फिर इसी केस में अगर काजी फाइज़ ईसा साहब नून लीग को और पीपल्स पार्टी को मखसूस नशिस्तें देकर उनको अक्सरियत दे देते हैं तो इसी केस के नतीजे में फिर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन होगी, क्योंकि नून लीग हर सूरत में चाहती है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब जो है वो कंटिन्यू करें। नून लीग का बस नहीं चल रहा, वरना नून लीग ताहयात काजी फाइज़ साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान रखने की आईनी तरमीम कर दे, क्योंकि नून लीग ये समझती है कि जब तक काजी फाइज़ ईसा साहब हैं तो हम हैं, अगर काजी फाइज़ ईसा साहब ना हुए तो हम उड़ जाएंगे। क्योंकि नून लीग कहती है कि इमरान खान के खिलाफ जितनी चीज़ें हो रही हैं, काजी साहब ऊपर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर रही, चाहे रात की तारीकी में केसेस चलने हों, जेल के अंदर ट्रायल होना हो, मनगढ़ंत केसेस हों, इमरान खान की गिरफ्तारियां हों, पीटीआई के लोगों की एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तारी हो, पीटीआई को रिलीफ देने वाले जजेस के खिलाफ कार्रवाइयाँ हों, ये 6 जजेस का मामला हो, नैब की तरमीम का मामला हो, हर चीज़ में नून लीग ये समझती है कि काजी फाइज़ ईसा साहब की वजह से ये निज़ाम बरकरार है। और अगर काजी फाइज़ साहब ना हुए और मंसूर अली शाह साहब ने थोड़ा सा भी इससे कम उस लेवल पर आ गए तो ये निज़ाम गिर जाएगा और हमें नुकसान होगा। और नून लीग ये समझती है कि काजी फाइज़ साहब के आने के बाद ही मियां नवाज शरीफ जो है वो चोरी डकैती और लूट मार के केसेस में बरी हुए हैं। काजी फाइज़ साहब के होते हुए ही अदालतों ने उनको बरी किया है। काजी फाइज़ साहब के होते हुए ही 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ। काजी फाइज़ साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, काजी फाइज़ साहब ने बल्ले के निशान छीना, काजी फाइज़ ईसा साहब ने ही इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट किया, काजी फाइज़ साहब ने ही इलेक्शन कमीशन के तजवीज़ कुनिंदा और चुने गए ब्यूरोक्रेट्स को आरओ के तौर पर बहाल किया। काजी फाइज़ साहब ने हर मामले में इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू किया, हर मामले में इलेक्शन कमीशन को डिफेंड किया, हर मामले में वो इलेक्शन कमीशन के आगे खड़े हुए हैं और इलेक्शन कमीशन को का दिफा कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नून लीग ये समझती है कि काजी फाइज़ ईसा साहब ही इस ओहदे पर बरकरार रहें ताकि हमारी मौजें जो हैं वो लगी रहें। अब ये केस जो है, जब ये केस स्टार्ट होगा और इस केस के शुरू में फैक्ट्स बयान किए जाएंगे तो शुरू में ही बताएंगे फैसल सिद्दीकी साहब कि जनाब ये केस मामला है क्या। पहले वो आगाज़ यहाँ से करेंगे कि बल्ले का निशान छीना गया और बल्ले के निशान छीनने के साथ ही जो है वो पीटीआई को एक आज़ाद, उनके उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया गया। और यहाँ पे बड़ा अहम एक नुक्ता आएगा और वो नुक्ता ये आएगा कि ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, इन्होंने इलेक्शन से पहले 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले एक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट को जाकर ये कहा था कि जनाब ये ठीक है, आपने काजी फाइज़ ईसा साहब की वजह से हमसे बल्ले का निशान छीन लिया है, लेकिन हम बल्ले के निशान हमारे पास ना भी हो, निशान हमारे मुख्तलिफ हों और अजीबो गरीब निशानात हों, लेकिन हमने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, तो हमें आप पीटीआई का ही उम्मीदवार डिक्लेयर करें। यह ज़रूर है कि हम जो है वो हम निशान मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, वेबसाइट पीटीआई के पे नाम है, नोटिफाई हुआ है, हमारे पास डिक्लेरेशन है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, ईच एंड एवरीथिंग है, हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, क्योंकि उस वक्त अमीर हुसैन भट्टी साहब चाबी वाले खिलौने वो बैठे हुए थे। अमीर भट्टी साहब जो है उनका पूरा किरदार है, जो इस निज़ाम ने खिलवाड़ किया है उसमें उनका पूरा किरदार है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जनाब आप जाएं इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन ने भी दरखास्त मुस्तरद की। सलमान अकरम राजा साहब आगे सुप्रीम कोर्ट में, काजी फाइज़ ईसा साहब ने आज की तारीख तक वो केस नहीं लगाया। उस केस का जब जिक्र आएगा, रिमार्क्स आएंगे, जजेस इस पे बात करेंगे और फिर आप देखेंगे कि वही होगा जो काजी फाइज़ साहब करते हैं हर केस में। काजी फाइज़ साहब बोलने नहीं देते। जो जज इस निज़ाम के खिलाफ, इस हुकूमत के हवाले से, इस खिलवाड़ के हवाले से, आइन से खिलवाड़ के हवाले से, मैंडेट की चोरी के हवाले से, जुल्म जबर और ज्यादती के हवाले से जब भी कोई जज रिमार्क्स देता है तो काजी फाइज़ साहब फ़ौरन उसको टोकते हैं और बात को कहीं और ले जाते हैं। लेकिन अब जब वो बताएंगे फैसल सिद्दीकी साहब
कि हुआ क्या, तो काजी साहब को बहुत सुबकी का सामना करना पड़ेगा, बहुत काजी साहब को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये सारी बातें जब सामने आएंगी और बात होगी कि पीटीआई का रिव्यू आज तक नहीं लगा और काजी साहब ने कैसे बरतानवी हुकूमत को जो लेटर लिखा है उसमें पीटीआई का रिव्यू मुस्तरद कर दिया है कि जनाब वो रिव्यू भी हमने मुस्तरद कर दिया। हालांकि रिव्यू जब तक मुस्तरद ना हो आप कैसे उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रिव्यू एक ऑप्शन होता है हर पार्टी के पास जब उसके खिलाफ कोई फैसला आता है कि वो रिव्यू में जाए, और जब तक रिव्यू में फैसले बदलते भी हैं। खुद काजी फैसल साहब का केस रिव्यू में बदला था, वरना काजी साहब के खिलाफ फैसला आ गया था। एक तरह खिलाफ तो नहीं था, लेकिन उसमें 7 जजेस ने कहा था कि एफबीआर को काजी फैसल साहब की अहलिया और बच्चे जवाब दें कि इनके पास कहां से आए हैं असासे, कहां से आई हैं ये जायदादें, क्यों पाकिस्तान से बाहर बनाए हैं असासे, क्यों पाकिस्तान से बाहर बनाए जायदादें, ये पैसा आया कहां से, कमाया कहां से, भिजवाया कहां से, रसीदें कहां हैं, ये सारी चीजें एफबीआर ने पूछी। फिर रिव्यू में काजी साहब जीत गए। तो रिव्यू में काजी साहब खुद जीते हुए केस, तो काजी साहब कैसे कह सकते हैं कि रिव्यू सिर्फ मुस्तरद ही होते हैं, रिव्यू एक्सेप्ट भी होते हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं वो भी काजी साहब को पता है, क्योंकि उनका रिव्यू एक्सेप्ट हुआ था, उनको पता है कि वो रिव्यू कैसे एक्सेप्ट हुआ था, उसमें किस किस का क्या किरदार था, किसने कैसे अपना किरदार अदा करके और काजी साहब को बचाया था। और आज तक फिर काजी साहब जो है वो इंसाफ भी कर रहे हैं उसी वजह से, क्योंकि उनको बचाया गया था। तो अब इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। इसमें पहली डिस्कशन यही होगी कि दूसरा पॉइंट पहले डिस्कस होगा कि काजी साहब को इसमें बैठना भी चाहिए नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस केस में मैं जजेस की लिस्ट भी निकाल लेता हूँ। क्योंकि इस केस में अगर काजी साहब बैठते हैं तो, और अगर काजी साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी को सीटें दे देते हैं, तो उससे फिर होगा ये कि उसमें होगा ये कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी हो जाएगी, और जब नंबर गेम उनके पास पूरी होगी तो फिर वो काजी साहब को एक्सटेंशन दे देंगे। वो तो तरस रहे हैं कि काजी साहब फैसला दें और हम अगले 48 से 72 घंटों में काजी साहब की एक्सटेंशन की आईनी तरमीम ला के और काजी साहब को जो है वो काजी साहब के 2 साल के लिए मजीद उनको एक्सटेंड कर दें, और उनके बस चला तो वो ताहयात भी कर देंगे कि काजी साहब को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे। 100 साल भी उनकी उम्र हुई तो 100 साल तक वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे, और यही नून लीग और उनकी आने वाली नस्लों की बका का एक उम्मीद है कि काजी साहब होंगे तो नून लीग होगी, काजी साहब नहीं होंगे तो नून लीग नहीं होगी। अब आ जाएं कि मुनीब अख्तर साहब ने यह कहा कि 3 जजेस पहले हैं और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब के बाद जो 4 जजेस सीनियरिटी में बनते हैं उन 4 जजेस को डाल के और 7 रुकनी बेंच बना दिया जाए। ये था मुनीब अख्तर साहब का। अगर मुनीब अख्तर साहब की बात मानी जाती तो फिर कौन कौन इस बेंच में होता? 4 कौन कौन से जजेस होते? मुनीब अख्तर साहब, याया अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब। ये 4 जजेस ऐड होते, 3 वो पहले जजेस होते, मंसूर अली शाह साहब, अतर मिल्ला साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब, ये 7 हो जाते। लेकिन इसमें फिर ये पीटीआई को नशिस्तें मिल जाती, क्योंकि इसमें अक्सरियत उन जजेस की हो जाती जो ये समझते हैं कि इस तरह से माल गनीमत में ये नहीं बांटी जा सकती चोरों, डाकुओं और लुटेरों के अंदर, और आइन के मैंडेट चोरों के अंदर, ये वोट के मैंडेट चोरों के हाथ ये नहीं जानी चाहिए। तो ये पीटीआई के हक में हो जाता फैसला और 2 तारीख अक्सरियत रह जाती। फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि जनाब सीनियरिटी की बेस पे 7 जजेस बना दें, लेकिन काजी साहब ने जो है वो फुल कोर्ट बना दिया। और अब इसमें अगर वो पहला नुकता आ जाता है कि काजी साहब खुद बेनिफिशरी है डायरेक्ट, तो फिर मसला सिर्फ ये नहीं है कि काजी साहब इस बेंच पे नहीं बैठेंगे, फिर 5-6 जजेस नहीं बैठेंगे। वो कौन कौन नहीं बैठेंगे इसमें फिर कि, क्योंकि वो फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाएगी ना, कि अगर ये फैसला ये होता है कि नशिस्तें मिलनी चाहिए पीटीआई को तो 2 तारीख अक्सरियत नहीं होगी। अगर वो कहते हैं कि पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए, 2 तारीख अक्सरियत हो जाएगी और एक्सटेंशन मिल जाएगी काजी फैसल साहब को। लेकिन फिर बाकी भी जजेस इफेक्ट होंगे इससे जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, या इस आईनी तरमीम की वजह से वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। वो कौन कौन है, फिर कौन कौन नहीं बैठेगा अगर ये पॉइंट आ गया तो इसमें पीटीआई को नुकसान है। कौन कौन नहीं बैठेगा? काजी फैसल साहब नहीं बैठेंगे, मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठेंगे, मुनीब अख्तर साहब नहीं बैठेंगे, याया अफरीदी साहब नहीं बैठेंगे। उसके अलावा कौन नहीं बैठेगा? आयशा मलिक साहबा नहीं बैठेंगी। आयशा मलिक साहबा के बाद जो नहीं बैठेंगे वो शायद वहीद साहब नहीं बैठेंगे। अब इससे पीटीआई को नुकसान है कि इन जजेस के ना बैठने से काजी फाइज ईसा साहब के ये इन 6 जजेस के बगैर जो जजेस बैठेंगे वो कौन कौन बैठेंगे? फिर इस बेंच की सरबराही करेंगे अमीनुद्दीन खान साहब। अमीनुद्दीन खान साहब जो काजी साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो काजी साहब के वो जो 7 जजेस, जो 6 जजेस वाला फैसला आया था काजी साहब के हक में रिव्यू में, उसमें अमीनुद्दीन खान साहब भी शामिल थे। और फिर अमीनुद्दीन खान साहब को काजी साहब अपने साथ बेंचों में बिठाते हैं, हर आम केस में बिठाते हैं।